गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक डेंसिटी। हमने लास्ट टाइम पढ़ा ना कि अपने पास मेटालिक एलिमेंट क्या थे, किसके थे? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। लास्ट टाइम हमने पढ़ा है कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सब हम टाइम टू टाइम पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी। कहते हैं इसमें डेंसिटी का क्या है, हम सिर्फ ग्रुप में पढ़ते हैं, ग्रुप 15 यहाँ कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखेंगे, कहते जी आपके पास डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है, कर देखो मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपका डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो आपसे पूछे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या फर्क आएगा, बताओ। नंबर ऑफ ग्रुप के अंदर जैसे भी आप इंक्रीज करोगे तो मास इंक्रीज हो रहा है, मास क्या होता है, इंक्रीज होगा। क्योंकि देखो यहाँ कितना था 7, 15, 33, 58, 1 और 83। तो जैसे जैसे मास इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक, जब मास इंक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। मास डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज कर रही है। वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज कर रहा है। बट मास वॉल्यूम की कंपैरेटिवली ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो डेंसिटी भी डाउन द ग्रुप जाएगी तो क्या करेगी, ये इंक्रीज करेगी। डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये लाइन आपने याद रखनी है कि जैसे जैसे आप ग्राउंड के नीचे आएंगे, ग्रुप के नीचे आएंगे, वैसे वैसे डेंसिटी क्या होती है, रेगुलरली इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, फिर अगर आपके पास बॉइलिंग पॉइंट, बाकी पॉइंट्स थोड़े छोटे छोटे ही हैं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का क्या टाइम रहेगा, कहते जैसे जैसे आप नीचे जाओगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता चला जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करेगा। इंक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि हमेशा मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो जैसे जैसे इंक्रीज साइज इंक्रीज करेगा तो उसका जो एरिया है वॉल्यूम में वो भी बढ़ेगा, और उसके बोल्स को तोड़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप नीचे की ओर आएंगे बॉइलिंग पॉइंट भी कॉन्टिन्यूसली क्या करेगा, इंक्रीज करेगा जी। जैसे नाइट्रोजन का सबसे कम, फॉस्फोरस का ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, ये इसके बहुत स्मॉल पॉइंट्स हैं। अब करते हैं इसका पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पूरे टॉपिक के ऊपर ही पूरा चैप्टर डिपेंड करेगा, तो प्लीज इसको ध्यान से समझिएगा। क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कि इस पे कितना चार्ज कैरी कर रहा है, +1, +2, -1, -2, वो सब आपको निकालना आता है। जैसे आपने सीखा भी होगा, जैसे सपोज करें आपके पास है H3PO4, इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो इसमें फॉस्फोरस ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते थे, जिसका निकालना उसको एक्सलेक्ट कर लो। हाइड्रोजन पे +3, क्योंकि एक हाइड्रोजन पे 1 पॉजिटिव और 3 पे 3 पॉजिटिव। ऑक्सीजन में कितना होता है, -4, तो अब क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन पे -4 -2 होता है, तो बाकी पे कितना होगा, -8 = 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए +5 आ जाएगी। तो आपके पास फॉस्फोरस का चार्ज क्या होता है, +5 होता है। ठीक है, जैसे NaCl के केस में देखो, NaCl पे कितना होता है, +1, तो Cl पे -1। H2O भी कितना होता है, -2 होता है। हाइड्रोजन पे कितना होता है, +1 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या रहेगा कि डिफरेंट चार्जेस रहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये कि कोई भी एलिमेंट जब बॉन्ड बना रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है। ठीक है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। साथ वाले में बैठो बच्चों, हाँ साथ वाले में चले जाओ, तो उसका सबका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। ठीक, तो ऐसे ही आपको ग्रुप 15 में भी पढ़ना है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, ये सब क्या बनाने हैं।
इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कितने बॉन्ड बनाते हैं कितने नहीं बनाते, ये सब हमने बहुत अच्छे से इसको स्टडी करना है, तभी ये चैप्टर आगे आपको क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज आप इसमें थोड़ा सा वीक महसूस करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले नाइट्रोजन पे चलते हैं कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाएगा कितने बॉन्ड नहीं बनाता है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोई भी एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाता है, उसका चार्ज क्या रहेगा और कैसे रहेगा। जैसे सबसे पहले बात करते हैं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आता है वो चेक करेंगे। देखो 1s2 2s2 और 2p3 यही होता है 2p3। आपको पता है नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये क्या है आपके पास वैलेंस है, कितने हैं ये 5, ये वाले ये आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो आप ध्यान रखना जितने किसी भी एलिमेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, किसी भी एलिमेंट के पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो आप देखो नाइट्रोजन के पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम बोलेंगे कि इसके तरफ कितने 3, तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3, पर इलेक्ट्रॉन तो 5 अवेलेबल है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो कहेगा इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो पेयर है ये वाला ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो क्या होगा, जस्ट एज ए ये नॉन पेयर फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहे हैं यहाँ पर, कहीं 3 बॉन्ड बनाता है। देखो जी हाइड्रोजन के साथ ऐसे जाते हैं अमोनिया हो जाती है, तो कितने बॉन्ड बनाएगा ये 3, NH3 आपने नाम सुना हो ना, ऐसे लॉन्ग प्रेशर करेगा, तो नाइट्रोजन सिर्फ कितने बॉन्ड बनाता है 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है वहाँ पर 3 बनाता है, और कंपेयर करेंगे कि कौन कितने बनाता है। फिर रखो फॉस्फोरस के लिए क्या होगा जी, पहले फॉस्फोरस का 15 होता है, 15 होगा तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 और फिर 3s2 और 3p1 3p3। देखो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इन सबकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, ये बात आपको पता होगी ना, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन सबकी सेम है तभी सेम आता है। इसका 2p3 होता है, 3p3 4p3 5p3 6p3। ठीक, अब देखो इन दोनों के केस में 3s2 3p3 2s2 2p3, तो अब आप फॉस्फोरस के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ बच्चों फॉस्फोरस के लिए कितने बॉन्ड बनाएगा, तो हम बोलेंगे फॉस्फोरस नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, फॉस्फोरस के भी 3 अनपेयर्ड है, तो फॉस्फोरस के कितने बनाएगा 3 बनाएगा। फॉस्फोरस के 3 बनाता है क्या, बिल्कुल बनाता है, फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाएगा। उसका एग्जांपल है आपके पास PH3, ऐसे PH3, इसको फॉस्फीन बोलते हैं, PH जैसे NH3 होता है वैसे PH3 भी होता है, ये अमोनिया तो ये फॉस्फीन। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि बताओ मुझे क्या आपका फॉस्फीन जो फॉस्फोरस है 3 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, 3 से ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है, तो हम बोलेंगे कि बिल्कुल बना सकता है। कैसे, देखो ये 3s है 3p3 है और 3p के बाद आपको पता है कौन सी ऑर्बिटल पड़ी होती है 3d होती है, कितनी होती है 3d होती है। और याद करो आपको इलेक्ट्रॉन एक्साइड करने आता होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइड ही कर जाते हैं। अगर आपके पास सेम शेल है 3 3 3 सेम नंबर ऑफ शेल्स होती हैं, तो एक ही घर होता है, याद करो आपने आप बचपन में सिखाया था कि अलग अलग सेम घर में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये 3s इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इस 3d में चला जाएगा, और जैसे ये इधर शिफ्ट करेगा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन उठकर यहाँ आ जाएगा। अब चेक करो कितने अनपेयर्ड हो गए हैं, तो हम बोलेंगे भाई अब तो 5 अनपेयर्ड हो गए हैं। अब 5 अनपेयर्ड हो गए हैं तो कितना बना, कहते जी आपके पास बनेगा 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 और 5 अनपेयर्ड हो गए। तो फॉस्फोरस क्या करता है जी 5 बॉन्ड भी बनाता है, फॉस्फोरस क्या करता है 5 बॉन्ड भी बनाता है। जैसे ये मान लो Cl के साथ बॉन्ड बना लेगा एक, इसको बोलते हैं PCl5, क्या बोलते हैं PCl5, बोलो जी। ठीक है, कहते जी PCl5, तो उससे कंक्लूजन क्या निकला कि फॉस्फोरस तो है ना 2 टाइप के बॉन्ड बनाता है जी, एक 3 बॉन्ड भी बनाता है, दूसरा 5 बॉन्ड भी बनाता है।
दो टाइप की वैरायटी शो करेगा। कहता है फॉस्फोरस 3 और 5 3 बॉन्ड भी वाला कंपाउंड भी बनाता है और 5 बॉन्ड वाला कंपाउंड भी बनाता है। ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए रजे कि तो नाइट्रोजन ने ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है। ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है। तो नाइट्रोजन ने, आप सोच रहे नाइट्रोजन ने क्यों नहीं किया, नाइट्रोजन भी तो आगे एक्साइड कर सकता था। जब फॉस्फोरस कर सकता है 3 से 3 वाले में आगे जा सकता है, तो ये भी तो जा सकता था। तो इसका रीजन आप क्या दोगे, देखो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2 2p, और 2p के बाद कभी भी 2d ऑर्बिटल तो होती नहीं है। ठीक है, अगर 2d ऑर्बिटल होती तब तो इधर शिफ्ट करके 5 बॉन्ड बनाता, बट 2d तो ऑर्बिटल होती नहीं है, 2d नहीं होती कभी भी, क्योंकि 2p के बाद कौन सी ऑर्बिटल आती है, हमेशा 3s आता है। कौन आता है, 3s। और हमें पता है एक्साइटेशन का क्या रोल था, कहता जी 3s, अगर आपके पास 2s जो होता है वो 3s में कभी भी नहीं जा सकता, क्योंकि आपके जो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटमेंट है वो सिर्फ सेम शेल में जा सकता है। 2s वाला 2p में जा सकता था, 3s वाला 3p में भी 3d में जा सकता है, पर आगे मान लो 4s होती ना 3d के बाद, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन 4s में नहीं जाएंगे। तो एक्साइटेशन का सिंपल सा रूल कि आगे इलेक्ट्रॉन अगर आपको एक्साइट करना है तो वो आपकी शेल क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। आप सेम शेल में ही क्या कर सकते हो, एक्साइट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस वजह से आपका आंसर का कंक्लूजन क्या निकला है कि आपके पास कोई भी है वो क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है। क्वेश्चन क्या है पेपर में, ये देखो सुनो, नाइट्रोजन फॉर्म, इसमें क्या आएगा, नाइट्रोजन फॉर्म ट्राइवेलेंट कंपाउंड while phosphorus form pentavalent compound। ये क्वेश्चन का साथ साथ कराना चाहिए। क्वेश्चन है ये, कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड वाले कंपाउंड बनाता है, जबकि फॉस्फोरस है वो 5 वाले कंपाउंड भी बनाता है। ऐसा क्यों, तो हम आप रीजन क्या देखोगे, क्या पढ़ोगे, जैसे कहते हैं फॉस्फोरस के अंदर 3d ऑर्बिटल क्या होती है, वैकेंट होती है, जिससे 3s वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्साइट करके 3d में शिफ्ट कर जाएगा, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। जबकि नाइट्रोजन के अंदर 3d ऑर्बिटल एब्सेंट होती है, उसमें 3d होती नहीं है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक d ऑर्बिटल एब्सेंट होती है, उसके बाद 2d ऑर्बिटल ही नहीं होती बेचारे के पास। और जब ऑर्बिटल ही नहीं है तो एक्साइट क्या करेगा, इसलिए कहते हैं कि नाइट्रोजन सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना के रह जाता है, जबकि फॉस्फोरस के पास एक्स्ट्रा 3d ऑर्बिटल होने की वजह से वो 3 से 5 बॉन्ड में भी शिफ्ट कर सकता है। इसलिए फॉस्फोरस फॉर्म ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट कंपाउंड बोथ, बट नाइट्रोजन ओनली फॉर्म द ट्राइवेलेंट कंपाउंड। ठीक है जी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आना चाहिए कि बहुत ध्यान से समझना कि कोई भी कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट कितने कितने बॉन्ड बनाता है और क्यों। हमने दोनों में कंपेयर किया, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ये 3 और 5 दोनों बनाते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही आगे चलेंगे, यहाँ पर आगे चलेंगे तो हम देखेंगे इसमें क्या होता है, कितने होते हैं, 4p3 और आपका 4s2, तो इसमें 4d इसमें भी प्रेजेंट होती है, तो 3 और 5 ये भी बनाता है, 3 और 5 ये भी बनाता है, और 3 और 5 ये भी बनाता है। ये सभी बाकी के सभी 3 और 5 दोनों कंपाउंड बनाते हैं, जबकि सिर्फ नाइट्रोजन ही इकलौता कंपाउंड ऐसा है रजे जो सिर्फ और सिर्फ बेचारा क्या बनाता है, ट्राइवेलेंट कंपाउंड बनाता है। सबका रीजन क्या देंगे, नाइट्रोजन को छोड़ के सभी के पास 3d 4d 5d 6d सब ऑर्बिटल क्या होती है, खाली होती हैं, जबकि हमारा बेचारा जो नाइट्रोजन है उसके पास कोई 2d ऑर्बिटल नहीं होती, जिसके वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं कर पाता, और इस वजह से ये सिर्फ एक ही 3 बॉन्ड वाले कंपाउंड ही बना सकता है। बोलो क्या ये बात समझ में आती है आप सभी को। आगे चलेंगे रजईफ में, थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम। कहता है अब इसकी बात आती है यहाँ पर, ये बहुत अच्छा टॉपिक है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट। कहता है आर्सेनिक भी 3 और 5 कंपाउंड अच्छे बनाता है, एंटीमनी भी 3 और 5 कंपाउंड ठीक ठीक बनाता है, बिस्मिथ जो होता है ना वो सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ क्वेश्चन बड़ा बढ़िया बनेगा, बढ़िया वाला। कहता है बिस्मिथ ओनली शो ट्राइवेलेंट कंपाउंड। अब देखो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक नाइट्रोजन है वो भी 3 बॉन्ड बनाता है,
बिस्मिथ है वो भी 3 बॉन्ड बनाता है। रीजन क्या होगी? नाइट्रोजन का तो रीजन हमने समझ लिया भाई, नाइट्रोजन के पास तो 2d ऑर्बिटल खाली नहीं थी। नाइट्रोजन के पास 2d ऑर्बिटल क्या है? खाली नहीं थी, जबकि बिस्मिथ के पास तो ऑर्बिटल खाली है। अब बिस्मिथ के लिए क्या होगा? कहते बिस्मिथ के लिए लास्ट में कौन कौन सी ऑर्बिटल रहेंगी? कहते ये 3s2 6s2 और आपके पास 6p3 और 6d क्या होता है इसके पास? खाली होती है। तो 6p क्या होता है इसके पास? खाली। अब कहते हैं कि 6p खाली है तो ये बना दे, फटाफट चला जाएगा, इधर चला जाएगा तो खाली रहना चाहिए और 5 को बना लेनी चाहिए, बट कहते हैं ये नहीं बनाता। बिस्मिथ क्या होता है? नहीं बनाता। इसका रीजन क्या देंगे? याद करोगे आपने टॉपिक करवाया था +1 में इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट और एक तो था स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था? ये टॉपिक करने के लिए आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट जानना बहुत जरूरी था। एक बार फिर हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट इसमें। चलिए इसको थोड़ा रद्द कर देता हूँ। याद करो कहते आपके पास जब भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाद इनर शेल्स होती है ऐसे, इसको इनर शेल बोलते हैं और या कि आउटर शेल होती है। याद करो कहते हैं इनर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर शेल वाला इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? ये रिपल्शन शो करेगा, सॉरी अट्रैक्शन शो करेगा इसके साथ। ये न्यूक्लियस क्या करेगा? सब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कहते हैं ये क्या होगा? आपके पास अट्रैक्शन शो करेगा। लेकिन इस इनर इलेक्ट्रॉन को ये लगता है कि इस न्यूक्लियस का सिर्फ हमारा हक है और कोई इसके साथ अट्रैक्शन नहीं कर सकता। तो ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन शो हो जाएगा। क्या करेगा? रिपल्शन शो हो जाता है। ये दो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसको रिपेल करेंगे और न्यूक्लियस इसको क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ 2 केसेस आएंगे रहे आपके सामने कि एक ही टाइम पर न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन हो रही है और इस इनर इलेक्ट्रॉन और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रही है? रिपल्शन भी हो रही है। तो इसमें होगा क्या? इसमें जो फैक्टर जीत जाएगा या डोमिनेट होगा वो इफेक्ट हमारे सामने आएगा। तो इसमें 2 केस बनेंगे जैसे इफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन रिपल्शन। अगर अट्रैक्शन ज्यादा है रिपल्शन से तब तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो जाएगा और जैसे ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा रजे तो बताओ ये यही रहेगा कि थोड़ा पास आ जाएगा? बिल्कुल ही पास आ जाएगा। अगर ये अट्रैक्ट ज्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो साइज पहले के मुकाबले क्या हो गया? कम। तो साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। दूसरा केस लेते हैं इफ रिपल्शन ग्रेटर देन अट्रैक्शन। अगर मान लीजिए आपके पास रिपल्शन ज्यादा है अट्रैक्शन कम है तो इसको रिपल्शन ज्यादा वाले दूर भगा देंगे इसको, इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो अब साइज क्या हो गया? इंक्रीज करके तो बोलेंगे साइज इंक्रीजेस। तो उसमें 2 केस होते हैं कि आपके पास या तो साइज इंक्रीज करेगा या साइज पहले के मुकाबले डिक्रीज करेगा। ठीक है, हमने ये 14 और 13 ग्रुप में पढ़ा था +1 में कि आपके पास जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जब आपके पास ये बड़े एलिमेंट्स होते हैं इसमें डी और एफ ऑर्बिटल ज्यादा होती है। और आपको बताया था जो डी और एफ ऑर्बिटल होती है वो अच्छे से स्क्रीन का काम नहीं कर रहे, दे आर द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। दे आर द पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। वो ज्यादा रिपल्शन शो नहीं कर सकते, वो ज्यादा रिपल्शन शो नहीं करते। और जब ज्यादा रिपल्शन शो नहीं करेंगे तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन होगा तो साइज क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो याद करो आपको बताया था कि यहाँ से यहाँ तो अच्छे से इंक्रीज करता है, बट जैसे ही आप आर्सेनिक से एंटीन्यूक्लियर डिस्प्ले में जाओगे ना साइज बहुत कम इंक्रीज करेगा। साइज क्या हो जाता है? थोड़ा सा कम हो जाता है, बढ़ने की बजाय क्या होता है? थोड़ा सा
कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर साइज में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, इन केस में साइज में फर्क ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, वैसे यहाँ पर लास्ट में इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि इन सभी में डी और एफ ऑर्बिटल ज़्यादा होती हैं, और जितनी एफ और डी ऑर्बिटल ज़्यादा होंगी स्ट्रेनिंग पावर उतनी कम होती है। ऊपर वाले में एफ पी ऑर्बिटल ज़्यादा होती है, डी कम, तो यहाँ पर स्ट्रेनिंग पावर बहुत फुल होती है, रिपल्शन ज़्यादा होती है, तो साइज कॉन्टिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा। बट नीचे के केस में डी और एफ ऑर्बिटल ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, रिपल्शन पावर कम हो जाएगी। जैसे रिपल्शन पावर कम होगी तो क्या होगा, साइज के डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा। अब इन दोनों के साइज में मान लो कि 60 पिकोमीटर का फर्क है, तो इनके साइज में सिर्फ 12 पिकोमीटर, 10 पिकोमीटर, 4 पिकोमीटर का फर्क रहेगा। तो इनकी साइज ना के बराबर बढ़ता है, क्योंकि साइज बढ़ने की बजाय क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, याद करो, पुअर स्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड ऑफ ऑर्बिटल। साइज बढ़ने की वजह क्या हो जाता है, कम हो जाता है, किसकी वजह से, पुअर स्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल की वजह से कम हो जाता है रजी। ठीक, अब इसका क्या कंक्लूजन निकला, कहते हैं जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है वो दूर से क्या जाते हैं, न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, दूर की वजह क्या जाते हैं, न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं। अब पास आने से होगा क्या, पास आने से होगा क्या, ध्यान से देखिए, कहते हैं आपके पास फास्फोरस के बीच में था, ये फास्फोरस में कितना था आपके पास, 3s2 3p3, और उसके बाद 3d क्या होगी, खाली बचे। बीच में भी सेम ही होगा, आपके पास 6s2 6p3 और आपका ये 6d। जैसे ही फास्फोरस कहते थे आपके पास यहां शिफ्ट करता था, तो ये 3 की बजाय कितने बॉन्ड बनाता था, 5, यहां से इधर जाके यहां आ जाता था। ये बात ठीक है, तो हम बोलेंगे भाई फिर भी तो सेम कर सकता है। जब फास्फोरस के पास एक ऑर्बिटल खाली थी, सेम 3 थी, इसके बाद भी सेम है 6, तो भाई इसको भी उठा के हम कहाँ डाल दें, इधर डाल देंगे, तो ये भी कितने बन जाएगा, 5 बॉन्ड बना लेता। जबकि कहते थे नहीं ऐसा नहीं हो, क्यों नहीं होगा कि ऐसा, तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, कहते जो ये 6 वाले इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पर या तो न्यूक्लियस से लड़ाई करके इलेक्ट्रॉन से लड़ाई करके थोड़ा पास आ गया था, तो पहले के मुकाबले डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही डिस्टेंस कम होता है तो हमें पता है अट्रैक्शन क्या होती है, ज़्यादा हो जाती है, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन निकालना या इलेक्ट्रॉन मूव करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ये न्यूक्लियस फिर इसको कहीं पर आगे आने जाने की परमिशन नहीं देगा, परमिशन नहीं देगा ना, तो ये न्यूक्लियस क्या करेगा कि इस 6, ये जैसे 6s2 आगे जाना चाहेगा ना, न्यूक्लियस इसको रोक देगा कि तुम्हें आगे नहीं जाना, कोई जरूरत नहीं है साइड करने की, तू मेरे साथ अट्रैक्शन करके ही रहे। जब न्यूक्लियस इसको परमिशन ही नहीं देगा आगे जाने की, तो ये क्या 6s वाला जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अब ध्यान से सुनते रहना, जब ये नहीं जाएगा रचे, तो बेचारे के पास, बिस्मिथ के पास सिर्फ कितने बॉन्ड बनाने की परमिशन रहेगी, सिर्फ 3, और एक क्या रह गया, एज ए लोन पेयर, एक क्या रह गया, एज ए लोन पेयर। और बिस्मिथ इसी में ही बहुत खुश होता है कि मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं है, मैंने तो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कर रखी है। बिस्मिथ सिर्फ 3 बॉन्ड बना के खुश रहता है, जैसे BiCl3, ठीक है। तो अब इसका काम क्या होगा, पेपर में कैसे लिखेंगे, तो कहते हैं बिस्मिथ जो होता है वो 3 ग्रुप कंपाउंड बनाता है, ट्राइवेलेंट कंपाउंड बनाता है, जबकि पेंटावेलेंट कंपाउंड बनाने की कैपेसिटी है, बट 3 कंपाउंड क्यों बनाए, इसमें एक वर्ड आएगा, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर की ये मेन लाइन है, आपको बहुत बार सुनने को मिलेगा, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट, देखो ये 6s आगे जाना चाहता था, रोक दिया, न्यूक्लियस ने इसको अट्रैक्ट कर रखा था, नहीं जाने दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, इसमें अट्रैक्शन शो की, पार्टिसिपेट काम कर रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव फॉर्म में है ना, ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन पेयर,
लेकिन ये 6s2 वाला लोन पेयर ने अट्रैक्ट नहीं किया, काम नहीं किया। और जो चीज़ काम नहीं करती इसको अपन क्या बोलते हैं, इनर्ट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्ट, जो काम नहीं करता। तो ये 6s2 काम नहीं कर रहा तो इनर्ट बन गया, पेयर था, इलेक्ट्रॉन का पेयर था, तो इसलिए नाम आया इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इनर्ट हो जाता है। इसकी वजह से बिस्मिथ बेचारा 5 इलेक्ट्रॉन बनाने के बजाय कितने बनाता है, 3 बनाता है। और बिस्मिथ उसी में ही बहुत खुश होता है, बिस्मिथ उसी में बहुत ज़्यादा खुश होता है। ठीक है, तो ये रीजन है आपके पास। क्या लिखेंगे, दोनों क्वेश्चन दोबारा आ जाओ। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। कहते हैं उसके पास तो डी ऑर्बिटल ही नहीं होती बेचारे के पास, इसलिए वो क्या करता है, 3 बॉन्ड बनाता है। फिर कहेगा बिस्मिथ क्यों 3 बॉन्ड बनाता है, तो आप बोलोगे ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। कहता है जी ये इसके पास डी ऑर्बिटल तो होती है, बट फोर्स स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल बिस्मिथ के जो 6s वाले इलेक्ट्रॉन आगे एक साइड नहीं करते हैं, इसलिए वो 6s2 वाला इलेक्ट्रॉन इनर्ट बन के रह जाता है। इसको बोलेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस वजह से बिस्मिथ जो है वो सिर्फ BiCl3 की फॉर्म में ही रह जाता है। ठीक है, एक चीज सुनना दिया है थोड़ा ध्यान से। दूसरा चीज क्या होता है, कहता है जी फिर आप आपसे मुझे पूछे कि आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या बिस्मिथ 5 बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। कहता नहीं बना सकता है, बनाएगा क्यों नहीं। कहता क्यों, कहता बिस्मिथ को अगर बहुत ज़्यादा हीट कर दे, बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो इस न्यूक्लियस को ये इलेक्ट्रॉन छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ना। तो ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके क्या करेगा, एक्साइड कर जाएगा और बिस्मिथ भी 5 कंपाउंड बना लेगा। बिस्मिथ भी कितने बनाएगा, 5 कंपाउंड बना लेगा, BiCl5 बना लेगा। मजबूरी है तो बना, ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा गर्म करेंगे तो बना लेगा। बट लेकिन ये क्या थी, उसकी मजबूरी हो जाती है। बिस्मिथ सिर्फ 3 बॉन्ड बना के खुश था, लेकिन अगर इसको ज़्यादा हीट करेंगे, ज़्यादा टॉर्चर करेंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन मजबूरी में वो पास कर देगा। तो कितने बॉन्ड बनाएगा, वो 5 बनाएगा। लेकिन आपको पता है मजबूरी में किया हुआ काम कभी अच्छा नहीं होता, कभी स्टेबल नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। तो बिस्मिथ कहता है कि कौन से कंपाउंड में ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा खुश है, BiCl3 में या BiCl5 में। तो हम बोलेंगे BiCl3 में। कहते हैं क्यों, क्योंकि कहता है नेचुरल जो कंडीशन थी वो यही थी कि ये इसके साथ अट्रैक्शन करके खुश था, आगे जाना ही नहीं चाहता था। लेकिन हमने क्या किया, इस बेचारे के साथ जबरदस्ती करके हीट कर करके उसको तंग कर करके आपका ये इलेक्ट्रॉन हमने आगे एक्साइड करवा दिया। बेचारा मजबूरी में आगे चला भी है। लेकिन हमें पता है कोई चीज़ जितनी मजबूरी से करवाएंगे वो उतनी कभी कामयाब नहीं होती। अब आप लोग खुद देख लो, आप लोग पढ़ते कहाँ, आप तो मजबूरी में पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप अच्छे से पढ़ते ही नहीं हैं, है ना। तो वही सेम केस है। इसलिए अब बिस्मिथ मान लीजिए आपने जोर जबरदस्ती करके BiCl5 बना भी लिया और BiCl3 भी बना लिया। पेपर में क्वेश्चन फिर आता है यहाँ पर कि बताओ विच कंपाउंड इज द मोस्ट स्टेबल, BiCl5 और BiCl3। तो आप बोलोगे BiCl3 इज द मोस्ट स्टेबल एज कंपेरेटिवली टू BiCl5। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ड्यू टू द इनर्ट, कोई क्वेश्चन का आंसर सही नहीं रहेगा, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि बिस्मिथ सिर्फ 3 बॉन्ड बनाना चाहता है, इसलिए वो क्या बनाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की जैसे 3 बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड वाला कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा। थोड़ा सा इधर ध्यान दो, वापिस इधर आओ एक बार कि आपके पास मैं यहाँ क्या लिखूं कि भाई बिस्मिथ है 3 और 5 दोनों कंपाउंड बनाता है, लेकिन स्टेबल कौन सा होगा, स्टेबल +3 वाला होता है। स्टेबल कौन सा होता है, +3 वाला। अब ऊपर आ जाओ, इसमें तो यही 3 है, यही स्टेबल होता है। फॉस्फोरस जो वो +5 वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसका भी थोड़ा सा +5 का रही स्टेबल होता है, इसका थोड़ा कम स्टेबल, ये 3 वाले स्टेबल होते हैं नीचे वाले। क्योंकि एंटीमनी और बिस्मिथ का दोनों सेम केस है। एंटीमनी और बिस्मिथ जो है वो दोनों ही क्या बनाना चाहते हैं, लो कंपाउंड बनाना चाहते हैं, 3 कंपाउंड वाला। ठीक है, तो 5 वाले कंपाउंड वाले जो कंपाउंड है वो नहीं बनाएंगे, 5 बॉन्ड वाले वो दोनों ही क्या है, एंटीमनी और बिस्मिथ के जो कंपाउंड होते हैं वो +3 वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं, +3 कंपाउंड मोर स्टेबल, 3 कंपाउंड मोर स्टेबल कंपाउंड बनाता है। ठीक है जी, तो आपने इतना पढ़ना था कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो है वो 3 बनाता है, फॉस्फोरस 3 और 5 दोनों में आता है,
3 और 5, 3 और 5, 3 और 5, ये ट्रेंड रहेगा। इसमें एक ट्रेंड और आएगा जी, ठीक है। तो इसमें बोलेगा आपके पास दो टाइप के कंपाउंड बनेंगे, एक +3 वाले और एक +5 वाले। अब देखो ये फॉस्फोरस +5 वाले कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, यहाँ पर भी +5 वाले ज़्यादा स्टेबल, कम स्टेबल, बहुत ही कम स्टेबल। तो +5 की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, ये थोड़ा दिमाग लगाओ, जिसमें आपका दिमाग ज़्यादा लगना चाहिए। कहता है +5 की जो स्टेबिलिटी है डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि ये +5 यहाँ अच्छा बनाएगा, ठीक बनाएगा, थोड़ा सा कम, बहुत ही कम, ये अच्छे से बनाता ही नहीं है यहाँ पर। तो +5 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, डिक्रीज, क्या हो रही है, डिक्रीज। और यहाँ फॉस्फोरस से चेक करो, नाइट्रोजन को छोड़ दो, फॉस्फोरस के +3 कम, थोड़े कम बनते हैं, थोड़े ज़्यादा और सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये बीच में तो +3 बना के कुछ होता है एंटी नहीं। तो बोलिए +3 की जो स्टेबिलिटी है वो +3 की स्टेबिलिटी जो है वो डाउन द ग्रुप क्या होगी, बच्चे, इंक्रीज, क्या होगी, इंक्रीज, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे पेपर में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि BCl5 को हीट कर दो क्या मिलेगा, या इसे क्वेश्चन पूछने के बहुत तरीके हैं। BCl5 को हीट कर दो क्या होगा, BCl5 जो होता है वो एक वीक कंपाउंड है, जल्दी क्या होगा, कहते हैं BCl5 +5 होता है यहाँ पर, और हमें पता है जिसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल ही नहीं रहता, वो तो +3 में आना चाहता है, +3 में आएगा तो क्या बनेगा, कहते हैं ये क्या बनेगा, BiCl3 + Cl2 अलग निकल जाता है, और बिस्मिल किस में आ जाता है, +3 में आता है, बिस्मिल किस में आता है, +3 में आ जाता है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे ही पढ़ना था कि ये थे इसके कि कैसे बॉन्डिंग बनेगी, कैसे बॉन्डिंग नहीं बनेगी। ये +3 याद है, लेकिन +5 का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो ना कि ये BiCl3 होता है और एक BiCl5, 5 को मिला 3 मिला, इस पे 4 मिलाएगा +3, इस पे कितना आएगा +4 5। अब आपसे पूछो कंपाउंड कौन सा बेटर है, बिस्मिल वाला तो BiCl3 वाला, तो बोले ना बिस्मिल की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेयर किसके, +5 के, +5 के। ऐसे फॉस्फोरस, कहता फॉस्फोरस भी देखो PCl3 और PCl5, इसमें +5 बनाता है, इसमें +3 बनाता है, तो फॉस्फोरस का ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, +5 वाला, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल कौन सी होगी, +3 वाली होगी। बोलो कि क्या ये बात ठीक है। तो ऐसे आपको अलग अलग कंपाउंड जो है कितने गोल बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल सकते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाला जा सकता है, ठीक है। तो आज यहाँ तक करिए, बाकी फिर आप कभी करेंगे।